हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और पिछली जो हमारी श्रृंखला चल रही थी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, उसी के तहत मैं आज आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। और दोस्तों, यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग इसके प्रत्येक पहलू पर बात करेंगे, चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे इसके नगर नियोजन की बात हो। तो हम इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करेंगे। और रोजाना मेरी वीडियोस आती रहेंगी और जैसा कि आ रही हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के इंट्रोडक्टरी यह हमारा लेक्चर होने वाला है। और इसके तहत यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा ही था कि किस प्रकार से इससे पहले जो विभिन्न प्रकार के जो काल रहे, जैसा कि हमने प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा कि पाषाण काल से होते हुए ताम्र पाषाण काल तक हम लोगों ने पाया और यह चीज देखा कि किस प्रकार से ये जो विभिन्न काल क्रम और विभिन्न ये जो युग आए, पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक, तो हम लोग पाएंगे कि और एक चीज जो है इसमें वह कॉमन है कि इस समय जो मनुष्य था वह एक जगह अस्थायी होकर, एक जगह स्थित होकर नहीं रहा करता था। और प्रमुखतः वह कृषि, पशुपालन इत्यादि जैसी चीजें और व्यवसाय अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजाना के जीवन को निर्वाह करने के लिए वह किया करता था। अर्थात लेकिन इसमें हम लोग एक चीज यह भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार से, जिस तरीके से समय बदला, कालक्रम बदला, उस समय के दौरान, उस कालक्रम के दौरान मनुष्य आधुनिक होता चला गया। आधुनिक किस उपलक्ष्य में आधुनिक, अर्थात मनुष्य जहां पहले झोपड़ी वाले घरों में रहा करता था, अब वह ईंटों वाले घरों में रहने लगा था, एक जगह टिक कर रहने लगा था। और यही कारण है कि उसके द्वारा कृषि जैसी पद्धतियों को अपनाया जाने लगा था, और जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें इसके द्वारा उपजाई जाती थी। ये एक अलग बात है कि वह कच्ची ईंटों में रहा करता था, पक्की ईंटों में रहा करता था। इसको लेकर विभिन्न मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक वह कॉमन बात थी, वह थी कि मनुष्य आधुनिक हो रहा था। मनुष्य की जो स्थिति थी वो पहले से काफी उन्नत हो चुकी थी, अच्छी हो चुकी थी। और यही कारण है कि पाषाण काल से होते हुए, विभिन्न चरणों से होते हुए ताम्र पाषाण काल में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यह जो काल था, यह जो एक समय था, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। अर्थात चारों ओर जो बस्तियां थी, भारत में जो विभिन्न स्थानों पर बस्तियां थी, वो एक ग्रामीण जनजीवन से संबंधित बस्तियां थी। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन यही कारण है कि धीरे धीरे जब मनुष्य आधुनिक हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि वह अब नगरों में रहने लगा, अर्थात बनी बनाई और अच्छी खासी ईंटों से बनी घरों में वह रहने लगा, उनके द्वारा बनाए गए कमरों में रहने लगा। और दोस्तों यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चूंकि जब इसकी खोज हुई तो हमारा इतिहास जो है वो काफी पीछे चला गया और यह भी वास्तविकता सामने उभर कर आई कि जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बड़े पैमाने पर एक से एक और शानदार महल बनाते हैं, नगर बनाते हैं, और काफी बढ़िया और अच्छी खासी कारीगरी देखने को मिलती है। तो ऐसा ही हमारे कई हजारों वर्ष पूर्व हम लोग को इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि इससे पूर्व भी हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारा जो विरासत था, उसमें वह नगरों में रहा करते थे, पक्की ईंटों से बने घरों में रहा करते थे, एक उन्नत प्रकार की नाली की सिस्टम हुआ करती थी। तो ये तमाम जो चीजें थी, यही कारण था कि किस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति से होते हुए यह जो सभ्यता थी वो नगरीकरण की ओर बढ़ी। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग के सामने आता हुआ देखने को मिलता है। ये तो बात हुई ऐतिहासिकता की। और यदि हम लोग बात करें इसके लिए किए गए प्रयास की, तो ब्रिटिशर्स द्वारा इसको प्रमुखतः हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स जो अधिकारी हुआ करते थे, खासतौर से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में प्रयास किया गया कि हड़प्पा से संबंधित जो भी क्षेत्र हो उसकी खुदाई की जाए और उनका पता लगाया जाए। और यह सभी चीजें सामने भी आई और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से चाहे वो राखाल दास बनर्जी हो, दयाराम साहनी हो, इन विभिन्न प्रकार के पुरातत्वविदों के माध्यम से, इनके निर्देशन में, जो कि विभिन्न प्रकार के ब्रिटिश अधिकारियों के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनके निर्देशन में ये काम कर रहे थे, चाहे वो राखाल दास बनर्जी हो, दयाराम साहनी हो।
तो इन सब के प्रयासों द्वारा हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र थे, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे राखीगढ़ी हो, लोथल हो, दैमाबाद हो, जैसा कि हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही साथ आलमगीरपुर हो, चाहे वो मांडा हो, चाहे सुतका गेंडोर हो, ये विभिन्न जो स्थान थे, जो भारत में विभिन्न स्थानों पर ये पाए गए, ये हड़प्पा काल से संबंधित थे। और यह सब हुआ कैसे? जब ब्रिटिशर्स द्वारा बड़े पैमाने पर हड़प्पा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की खुदाई की गई, तब इन विभिन्न प्रकार के जो ये स्थान थे हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित, वो सामने आए और उभर कर सामने आए। और जिस प्रकार से और जिस तरह से लगातार इनकी खोजबीन की जा रही थी, छानबीन की जा रही थी, पता लगाया जा रहा था, तो यह हमारे सामने आया कि हड़प्पा से संबंधित कोई एक क्षेत्र नहीं था, वह बहुत सारे क्षेत्र थे। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे सरस्वती सभ्यता हो, ताम्रपाषाण सभ्यता हो, इन तमाम तरह की सभ्यताओं का नाम भी इसको दिया गया है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि ये विभिन्न स्थानों पर तो पाए गए, और इसके साथ ही साथ यह जो विभिन्न प्रकार के जो ये हड़प्पा से संबंधित स्थल हुआ करते थे, हम लोग पाएंगे कि यह विभिन्न प्रकार की नदियों के समीप उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में यदि हम लोग देखें तो मांडा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि चिनाब नदी के समीप स्थित है। आलमगीरपुर देखे, यदि हम लोग यूपी में देखें, मेरठ वाला जो क्षेत्र आता है वह हिंडन नदी के पास है। और यदि हम लोग दक्षिण की बात करें, दैमाबाद, तो वो महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि प्रवरा नदी पर है। और वहीं हम लोग यदि पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में, जो कि दासक नदी के समीप देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत के साथ ही साथ जो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान, जो कि अभी बन गया है खासतौर से पाकिस्तान, उसके अंतर्गत भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और वहां भी, पाकिस्तान में भी जो विभिन्न राज्य थे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध का क्षेत्र हो, वहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और यह सभी चीजें हमें बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक काफी उन्नत और एक शानदार किस्म की व्यवस्था हुआ करती थी, क्योंकि इसके साक्ष्य न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर, अर्थात जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग को बताती है कि हड़प्पा सभ्यता काफी उन्नत सभ्यता हुआ करती थी। और भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोल है, क्योंकि हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो अन्य जो सभ्यताएं थी, चाहे इस समय मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन तमाम सभ्यताओं से यदि हम लोग कंपेयर करें तो काफी उन्नत और काफी अच्छी किस्म की यह एक सभ्यता हुआ करती थी, जो कि हम आने वाली अपनी अगली वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर विभिन्न प्रकार के मतभेद भी रहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके पीछे विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जो कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। बेसिकली यहाँ पर हम लोग ने समझने का प्रयत्न किया कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। तो हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत में बल्कि विश्व, भारत से बाहर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो क्षेत्र थे, वहां पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं थी, इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, उनसे काफी मात्रा में उन्नत थी। और यह अपने अपने वो अंदर ऐसी कई सारी विशेषताएं लिए हुई थी, जो कि अन्य सभ्यताओं से यह उनको अलग बनाती थी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।